पहले तो आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। सो अल्लाह ताला ने आपको हज इंस्पेक्टर्स के तौर पर मुस्तफ़ किया है। अब यहाँ आज आप हज़रात को बुलाने का मकसद ये है कि अज़हर साहब आपको बोलेंगे और दूसरी भी ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी। ख़ास बात यह है कि हुकूमत तेलंगाना ख़ास तौर पर हमारे सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब ने ये कहा है कि आज़मीन हज को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, तो उसके अंदर स्टेट हज कमेटी का रोल एयरपोर्ट तक है। एयरपोर्ट से लेकर पूरा हज का मामला आज़मीन आपके साथ है। और अच्छी बात यह है कि 150 आदमी पे एक हज इंस्पेक्टर है, तो आप लोगों को आज वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। फिर भी अगर ऐसी सूरत हाल पड़ जाए, वहाँ पर किसी को कोई हार्ट अटैक का मसला हो या दीगर दूसरे कोई परेशानी हो, तो उसको किस किस्म से उनसे निपटा जाए और उसको कैसे हल किया जाए, उस ताल्लुक़ से आज आप हज़रात को डॉक्टर अज़हर साहब मुखातिबत करेंगे। उसके बाद जो हमारे ट्रेनर्स यहाँ पे आए हैं वो आपको बताएंगे कि किस किस्म से अगर कोई तकलीफ़ में आ जाए, हार्डी या हार्ट अटैक की अलामत महसूस हो, कुछ भी बीमारी हो, तो कैसा उसको लगता जाए। और दूसरी बात ये कि और एक अच्छी बात ये है कि आप जो प्लेन में जो हाजियों के साथ जा रहे हैं उन्हीं के साथ रहना है और उनको वापस लाकर यहाँ तक आपको हवाले करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल दुआ के ज़रिए नामा उठाते थे, उसके अंदर किसी के पाँव से भी मफलूज है या किसी का भी हाथ टूटा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, दुआ के ज़रिए वो चले जाया करता था। लेकिन अब के हम नौजवान चुस्त अच्छे बेहतरीन लोगों का इंतखाब किया है, तो अल्लाह की बारगाह में ये उम्मीद है कि आप लोग हमारे आज़मीन की खिदमत करेंगे, वो लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होने नहीं देंगे। देखिए, आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप तेलंगाना गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, आप ये जाने वाले हाजियों के हम सफ़र हैं, तो उनसे हुस्न सलूक करें, बहुत अच्छी बात करें। कई छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसा कि आगे आपको बताएंगे। बस 12 बजे आ रही है, धूप ज़्यादा रहेगी, वो लोगों को 2-3 घंटे पहले ना बुलाएं। बाद मरतबा ऐसा हुआ 12 बजे का टाइम दे दिया गया, बस शाम के 6 बजे तक नहीं आई, भूखे प्यासे हाजी नीचे एहराम बन के ठहरे हुए हैं, तो वो सूरत हाल को निपटने के लिए आप लोगों को एक अच्छा किरदार वहाँ पर अदा करना पड़ेगा। वहाँ के ट्रायल, वहाँ के जो मौलिम हैं उससे भी आपको रत में आना है, वहाँ के जो गवर्नमेंट के जो हुक्काम हैं उनसे भी आपको रत में आना है, वहाँ के जो मेडिकल डिस्पेंसरीज है वो भी आपको नज़र रखना है। फिर उनको खाने पीने की सहूलत चूल्हा दे देते हैं, जगह दे देते हैं, तो उनको किस चीज़ की सहूलत है, किस चीज़ की सहूलत नहीं है, आपको दुगना तिगना सवाब आपको कमाना है। एक तो आपका हज होगा, एक आपका था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको ज़ियारत होगी, साथ में 150 आदमी का भी आपको जो है सवाब हासिल करना है। उनकी खिदमत करके, उनकी ज़रूरियात जो है उसको देख के आप उनके साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छे तरीक़े से बात करें, सही खिदमत करें। और अच्छी बात यह है कि हमारे इरफान शरीफ साहब आपके साथ रहेंगे। और एक ख़ास बात ये मैं कहता हूँ कि गए टाइम पर कोई भी खादिमुल हुज्जाज का फ़ोन नहीं मिल रहा था। अपनी सिम, वहाँ की जो भी सिम आप लेंगे, यहाँ से जो भी आपकी सिम जारी, उसको अच्छा उस पर नज़र डाल लीजिए। अब हमारा जो खादिमुल हुज्जाज का जो ग्रुप बनेगा, जिसमें मैं भी रहूँगा, हमारे हज कमेटी के मेंबर भी रहेंगे, रात दिन इसके अंदर रब पैदा करे। किसी को कोई तकलीफ़ है तो फ़ौरन वो ग्रुप में डालें, हम भी जिससे बात करना उससे बात करेंगे, और आप लोग भी जो है वहाँ के ऑफिशियल से बात करें। यानी मेरा बोलने का मकसद एक ही है कि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ उसके अंदर होने देना नहीं है। आप लोग कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी चीज़ है आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आपका डाउट आपके क्लियर किया जाएगा। और इसके अंदर और एक बात, पुलिस डिपार्टमेंट के कितने हैं, ज़रा हाथ उठाओ इसमें। ठीक है, तो और एक मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, नलगुंडा के हैं, वरंगल के हैं, करीमनगर के हैं, वहाँ जो हज ट्रेनिंग कैंप में साथ थे,
अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी तकरीबन एक ही फ़्लाइट में जाएंगे। आप हजरात भी उन्हीं के साथ आपको डिप्यूट किया जाएगा, ताकि पछानत के लोग आपके साथ सफ़र करेंगे। यहाँ अब एयरपोर्ट से ही आप लोगों का ख्याल है। एयरपोर्ट तो क्या, मैं तो ये कहूँगा कि जब यहाँ हम एयरपोर्ट में चढ़ाने के लिए बस से पहले जब हम टेंट में बुलाते हैं, वहीं से अब उनके साथ हो जाना है। मेरे स्टेज के ऊपर मेरे साथ ठहरना है और ये कहना है कि 150 आदमी का मैं जिम्मेदार हूँ, लेके जा रहा हूँ, और खैर खुद से लाकर मैं यहाँ पर आपके सुपुर्द करूँगा। और कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी सवालात हैं तो हम आपके बीच में हैं, पूछ सकते हैं। अब डॉक्टर अजहर साहब कुछ बयान करेंगे, उसके बाद हमारे ये साहब करेंगे, फिर आपको हमारी जो मेडिकल टीम आई हुई है, CPR किस तरीके से दिया जाता है, क्या है। यह टाइम पे कुछ वीडियोस हैं, ज़रा मुझे फ़ोन दो। गए टाइम के कुछ वीडियो है, कोई हाजी हजरात नीचे गिरे हुए हैं, तो उनको जो है दूसरे हाजी जो है CPR कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है, धूप की शिद्दत थी, वो गिर गए थे, तो दूसरे हाजी उनके सीने को दबा रहे हैं। वो किस तरीके से करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, यहाँ आप लोग सीख के जाएं, कोई मेडिकल नॉलेज भी गेन करें, ताकि 150 आदमी में ज़ईफ़ लोग ज़्यादा साथ हैं। बुखार है तो क्या का डिस्पेंसरीज है, फैसिलिटीज़ है, सऊदी गवर्नमेंट सब कर रहे अपनी जगह। हम कॉन्शियस रहना है, हमारी खिदमत हम अपनी जगह करने का है। इस पे तशरीफ़ फरमा चेयरमैन साहब, खुसरो साहब, हमारे मेंबर्स लईक साहब, मुजीब साहब और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AEO इरफान साहब, सज्जाद साहब, सबको मेरा सलाम। आप सबके लिए भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये बड़ी ख़ुशी की बात है कि आप सब हजरात खादिमुल हुज्जाज से हटकर स्टेट हज इंस्पेक्टर्स के जैसा नॉमिनेट हुए हैं। ये आपके लिए भी फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है और इत्मीनान वाली बात है। जब हम लोग खादिमुल हुज्जाज को लास्ट ईयर देखे थे, तो मैं तो एक लाइव एग्ज़ाम्पल हूँ आपके लिए कि इसमें कुछ ऑफिसर्स रैंक के भी लोग होते हैं, मोर देन गेजेटेड वाले भी होते हैं और कुछ लेस देन गेजेटेड वाले भी होते हैं। जो भी हो, बहरहाल गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, सारे लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जो एक ट्रांसपेरेंसी प्रोसीजर से सेलेक्ट होकर अल्लाह की तरफ से मुंतखब होते हैं। तो जहन में इस बात का होना ज़रूरी है कि हमारा जो सिलेक्शन हुआ है, जैसा कि मौलाना फरमा रहे थे कि अल्लाह की तरफ से ये मुंतखब होना है। हम जब लास्ट ईयर देख रहे थे तो खादिमुल हुज्जाज जो ऑफिसर्स रैंक के भी थे और जो गेस्टेड लेस देन गेस्टेड रैंक के भी थे, बहुत ज़बरदस्त सर्विस कर रहे थे। वो भूल गए थे कि मैं अपने स्टेट का कोई ऑफिसर हूँ, मैं अपने स्टेट का एक गेजेटेड ऑफिसर हूँ, एक हेडमास्टर हूँ, एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, या एक स्कूल का कोई MRO हूँ, कोई RDO हूँ। ये सब आपकी ऑफ़िस के हद तक है। आपका रैंक, आपका ओहदा, आपका मर्तबा, आपकी इज़्ज़त, आपके सबॉर्डिनेट्स, ये सब आपकी ऑफ़िस के हद तक है। लेकिन मैदान अल्लाह का है, ये बात याद रखना है कि मैदान अल्लाह का है। उस मैदान के अंदर न कोई रैंक काम आएगा, न कोई प्रोफेशन काम आएगा, न कोई ओहदा काम आएगा, न कोई डिग्री काम आएगी। और आप जिसकी खिदमत में जा रहे हो, सारे के सारे अल्लाह के मेहमान हैं, सब अल्लाह के मेहमान हैं। तो अल्लाह के मेहमान की खिदमत के लिए और अल्लाह के मेहमान की मदद के लिए, खिदमत से ज़्यादा मदद के लिए आपको इसलिए नॉमिनेट किया गया कि आप अल्लाह के मेहमान की मदद के लिए जा रहे हो, सपोर्ट के लिए। तो आपका जज्बा और आपकी नीयत, ये दोनों बहुत मायने रखते हैं। मेरी बात गौर से सुनना और समझना। आपका जज्बा और आपकी जो नीयत है बहुत मायने रखती है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद यहाँ से बड़ा जज्बा लेके निकलते, इखलास के साथ निकलते, एकदम ज़बरदस्त नीयतें लेके निकलते, लेकिन वहाँ जाने के बाद नीयतें बदल जाती, माहौल ऐसा बन जाता, कोई कुछ बड़ी बात कर दिया, आप उससे नाराज़ हो गए, क्योंकि आपको 150 आदमी को संभालना है। एक आदमी पे 150 आदमी की जिम्मेदारी है। एक आदमी पे
150 आदमी की जिम्मेदारी है। तो ये 150 आदमी के आप क्लास लीडर हैं। आप हॉस्टल के वार्डन समझिए, क्लास लीडर समझिए, स्कूल के प्रिंसिपल समझिए, जो भी समझिए आपकी मर्जी है। अगर पुलिस वाले हैं तो वो स्टेशन के इंस्पेक्टर समझिए, जो भी है, आपको 150 आदमी संभालना है। बल्कि संभालना नहीं है, उनकी पूरी हिफाजत करते हुए, उनकी मदद करते हुए लेके जाना है, फिर वापस लाके उनके अपने घर पे पहुंचाना है। तो जाने से लेके आने तक की जो जिम्मेदारी है, सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है। पहली ये बात समझना है, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन का, आप हज करे हुए या उम्रा करे हुए लोग हैं, हज करे हुए या उम्रा करे हुए लोग हैं, आप मकामात देखे हुए हैं, मशक्क़त वहाँ की जानते हैं, वहाँ की शिद्दत, वहाँ की गर्मी, वहाँ का माहौल, वहाँ की तंगी, वहाँ का पॉपुलेशन, क्राउड, सब चीज़ आप जानते हैं, आपको हर चीज़ का नॉलेज है। तो सेहती एतबार से ये फोकस करना है कि 150 आदमी की सेहत की जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी है, उनके लगेज की जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी, उनके घर वालों की, उनके पूरे सामान की, उनके लगेज की और उनके पूरी ट्रांसपोर्ट की, उनको ले जाने से लेके वापस लेके आने तक, फिर सेहत, यानी किसी को ठोकर लग गई, किसी को मार लग गया, किसी को बुखार आ गया, किसी को कोई तकलीफ़ हो गई, इसकी जिम्मेदारी आपको उठाना है। कोई भी इस बात से एराज़ नहीं कर सकता कि मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि आप ये मत समझिए कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, फ़्लाइट में बैठ के उड़ जाएंगे तो हमारा सर्वेलेंस और मॉनिटर नहीं हो रहा है, ये मत समझिए। आप यहाँ के किसी भी डिपार्टमेंट के होंगे, हज कमेटी आप पर तीसरी आंखी रखी हुई है। हमारे ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि स्टेट हज इंस्पेक्टर के सर्वेलेंस की जिम्मेदारी उठाना है। और इस साल तो फीडबैक फॉर्म बनाया जा रहा है, आपका सारा फीडबैक लिया जाएगा, आपकी एक एक हरकत मॉनिटर होते रहेगी। आप यहाँ बड़े ऑफिसर होंगे, उससे कोई मायने नहीं है, कोई उसके हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप यहाँ से जब गए हैं तो स्टेट हज इंस्पेक्टर रैंक पर गए हैं और इसके लिए आप पेड हैं। ये बात याद रखिए, आप उसके लिए पेड हैं, और आप जब पेएबल हैं तो आंसरेबल भी हैं। जब आप उसका रकम ले रहे हो तो आप उसके जवाबदेह भी हो, आप उसकी ज़िम्मेदार भी हो। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अपने दिल को और अपनी नीयत को साफ़ कर लो। सबसे पहली चीज़, मौलाना बता रहे थे कि आप इंतखाब किए गए हो, आप मुंतखब किए गए हो इस काम के लिए, तो आप सेहती एतबार से खुसूसन तवज्जो देना है। हर हाजी के एतबार से 150 आदमी को संभालना बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास MBBS का एक बैच 150 बच्चों का होता, 150 बच्चों का एग्ज़ाम हम 5 दिन में लेते, 150 बच्चों का एग्ज़ाम 5 दिन में लेते और उसकी 5 साल की मेहनत का रिजल्ट दे देते, उसकी डिग्री दे देते 5 साल वाली MBBS की, वो 5 दिन के अंदर। चलो अगर फेल कर दिए उसको 5 दिन में तो उन्हें फिर से पढ़ना, वो जो DR का लक़ब है, डॉक्टर का लक़ब है, नहीं मिलता। तो आपको जो है हर हाजी को हाजी का लक़ब दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। हर हाजी को हाजी की लक़ब दिलाने की जिम्मेदारी दिलाई गई है। आपके नाम के आगे अलहाज लग गया तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे नाम के आगे अलहाज लग गया, मैं हाजी हो गया, अब ये हाजी बने ना बने मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, ये नहीं है। ये स्टेट हज इंस्पेक्टर की नीयत हो नहीं सकती। इसमें से हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कितने लोग हैं, एक बार हाथ उठाइए। आयुष वाले हैं, कुछ आयुष वाले भी थे, कोई DMHO ऑफिस वाले भी थे, एक ही आदमी है हेल्थ डिपार्टमेंट वाले। अच्छा, ओके, कुछ लोग आए नहीं। अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले कौन हैं? ओहो, चलो माशाल्लाह। एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के पास बहुत सलाहियत होती स्कूल में बच्चों को संभालने की, स्कूल में बच्चों को संभालने की सलाहियत होती। पुलिस वालों के पास पूरी डिसिप्लिन मेंटेन कराने की जिम्मेदारी है। तो ये बोलना चाह रहा हूँ, दर्द है ना चक्कर है, कुछ नहीं, सिर्फ आंखों के सामने अगर अंधेरी भी बोल दिया तो उसके लिए भी हार्ट अटैक का शक करना, उसके लिए भी हार्ट अटैक का शक करना। क्यों करना? शुगर के पेशेंट को बगैर दर्द के हार्ट अटैक आता,
याद रख लीजिए, खुसूसन औरतों में। अगर कोई हजानी माँ आपसे बोल दे कि मुझे चक्कर आ रही है, और उससे पूछ लेना, 4 सवाल पूछ लेना, अम्मा आपको बीपी है क्या? अगर आपको शुगर है तो उसको पकड़ लेना, अगर उसको शुगर है तो उसको पकड़ लेना मजबूती से, अम्मा आपको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। बीपी है, शुगर है। तीसरी चीज़, अगर कोई बोल दिया थायराइड का प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, थायराइड का प्रॉब्लम है। चौथी चीज़, उसको रेगुलर चक्कर का प्रॉब्लम है, रेगुलर चक्कर आने का प्रॉब्लम है, तो याद रख लो ये 4 मरीजों में बहुत कॉमनली हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत कॉमनली हार्ट अटैक आ सकता है, चाहे मेल हो, मर्द हो, चाहे औरत हो। समझ में आ रही ना बात? अगर कोई औरत है, अगर वो बोल रही है कि कोई दर्द नहीं है साहब, सीने में कुछ भी दर्द नहीं है, सिर्फ उल्टी हो रही, सिर्फ उल्टी हो रही, सिर्फ चक्कर आ रही, तो उसके ऊपर भी शक करना है कि इनको हार्ट अटैक हो सकता है। समझ में आई बात? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई गुनूदगी से बेहोश होकर गिर जाए तो सबसे पहले आपको नाड़ी देखना है, सबसे पहले आपको उसकी पल्स देखना है। और पल्स देखने का तरीक़ा आप याद रख लीजिए, ये 3 उंगली काम आएंगे पल्स देखने के लिए। अब ये मेरा हाथ है, आप चेक कर लीजिए आपका पल्स, अच्छा समझ में आता। तो ये उंगली से आपको इधर बाजू में ढकलना है, ये उंगली से इधर बाजू में ढकलना है, बीच की उंगली से पल्स देखना है, ठीक है? इधर के खून के दौरान को इधर हटाओ, इधर के खून के दौरान को इधर हटाओ, दबाओ उसको, बीच में पल्स चेक करो। महसूस हो रहा? महसूस हो रहा पल्स? हाँ, सबसे पहले आपको उसका पल्स देखना है। पल्स देखने की 3 जगहें याद रख लीजिए, एक ये नाड़ी, दूसरा गर्दन के पास का पल्स, तीसरा पैर के एड़ी का पल्स। अब पैर के एड़ी का पल्स कैसे मालूम होगा? रोज़ प्रैक्टिस करना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है, रोज़ आपको अपना पल्स चेक कर लेना है। 1 मिनट रखो घड़ी सामने, अपना पल्स चेक करो और रीडिंग लिखो। हज को जाके आए तक अपने पल्स की रीडिंग में कूदो, आपका पल्स कैसा मेंटेन हुआ, कैसा हुआ, आपका हज का सफ़र कैसा हुआ, ये पूरा आपका भी फीडबैक लेंगे, ठीक है? खाली हाजियों का फीडबैक नहीं लेंगे, आपका भी फीडबैक लेंगे, ठीक है? तो आप ये याद रखिए कि पल्स सबसे पहले चेक करना है और देखना है कि उसकी सांस कैसी चल रही। नॉर्मली सांस जो चलती है, एक इंसान की नॉर्मल सांस 16 से 20 बार चलती है। कितने लेता? 1 मिनट में इंसान कितनी सांस लेता? 16 से 20 बार सांस लेता। और नाड़ी का जो पल्स होता है 1 मिनट में 72 से लेके 90 के बीच में चलेगा। 65 से लेके 90 लिख लीजिए, 65 से लेके 90 के बीच में चलेगा। अगर 65 के नीचे है तो घबराओ, 90 के ऊपर है तो थोड़ा घबराओ, 100-110 के ऊपर चल रहा है तो घबराने वाली बात है, डरने वाली बात है, उसको कुछ करने वाली बात है। ईसीजी करना है या क्या करना है वो डिसीजन करेंगे, आगे चल के उसका डिसीजन ले। अगर कोई बेहोशी के आलम में गिर गया, अगर आप अपना शुगर का मशीन साथ रखोगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। 50 स्ट्रिप्स खरीद लो, 50 स्ट्रिप्स खरीद लो, तनख्वाह तो डबल मिलने वाली है कैसा भी, तो 50 स्ट्रिप्स खरीद लो, एक ग्लूकोमीटर खरीद लो, एक ग्लूकोमीटर 1000 या 1200 में ग्लूकोमीटर आता, 50 स्ट्रिप के 500 रुपये हो गए। तो अपना शुगर का मशीन रख लो, आपके लिए नहीं, इंशाअल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। कोई भी हाजी, 150 हाजी में से कोई अगर बेहोश होकर गिर गया तो सबसे पहले क्या चेक करना है? प्रिक करे, मशीन लगाए, शुगर टेस्ट कर ली, भाई उसका शुगर देख लिया 70 के नीचे है तो आपके पास इलेक्ट्रॉल पैकेट रहेगा, पानी में डालो, एक पैकेट एक ग्लास में मिलाओ, उसको पिला दो। बेहोश आदमी को कभी मत पिलाओ। बेहोश आदमी गिर गया, आप देख रहे हैं उन्हें बेहोश है, आप उसके अंदर ग्लूकॉन डी डाल दे रहे हैं, ORS डाल दे रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। बेहोश आदमी के अंदर आप ग्लूकॉन डी या इलेक्ट्रॉल पिलाने की कोशिश मत करो। गुनूदगी में है, होश में है और अच्छे से पी सकता तो आप उसको उठाओ, ये पोजीशन में बिठाओ, ऐसा लिटा के मत पिलाओ। ऐसा लिटा के पिलाने से भी फेफड़ों में जाता, समझ में आया? ऐसा उठा के बिठाओ, बिठा के इसको बोलते हैं 45 डिग्रीज, ये बोलते हैं 45 डिग्रीज एंगल में बिठाओ और उसको 45 डिग्रीज एंगल में आप उसको इलेक्ट्रॉल है इलेक्ट्रॉल, ग्लूकॉन डी है ग्लूकॉन डी पिलाओ। अगर शुगर लेस देन 60 दिख गया आपकी मशीन में तो पहले ग्लूकॉन डी पिलाओ, इलेक्ट्रॉल मत पिलाओ। पहले क्या पिलाओ? ग्लूकॉन डी पिलाओ। अगर अच्छी होश में है तो चॉकलेट खिला दो, चॉकलेट तो ऐसे ही बढ़ते रहते हैं वहाँ, खजूर चॉकलेट बढ़ते रहते हैं।
खजूर भी रख लो, चॉकलेट भी रख लो। जैसे आप उसको खजूर या चॉकलेट खिलाएंगे 15 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। और उसको छाँव में पहुंचाओ। उसको कहाँ पहुंचाओ? छाँव में पहुंचाओ। आप धूप में गिर गया, आप धूप में उसकी इलाज करना शुरू कर दिए, तो अरे गिरा धूप की वजह से और आप धूप में इलाज शुरू कर दिए। उसको 2 आदमी पकड़ो, छाँव में पहुंचाओ, फिर उसके मुंह पे पानी छिनको। उसके मुंह पे पहले पानी छिनको, उसकी नाड़ी चेक करो, फिर उसके बाद उसका शुगर चेक करो। ठीक है? अगर उसकी नाड़ी में पल्स महसूस नहीं हो रहा तो आप दबा के सीपीआर मत कर दो। दबा के सीपीआर मत कर दो। उसको बोलते हैं ट्रांसिएंट फीबल पल्स, यानी कभी कभी सिनकोप के अंदर पल्स भी जो है कमज़ोर हो जाता, बीपी के लो होने की वजह से, पसीना ज़्यादा जाने की वजह से। अब आपको पल्स महसूस नहीं हो रहा, यानी आपको चेक करने नहीं आया, आप सीपीआर दबा दे रहे हैं, पेशेंट ख़राब हो जाता। तो आप सोच समझ के करना। आपको बहुत, आप एजुकेटेड है इसलिए आपको एजुकेट किया जा रहा। ये ट्रेन द ट्रेनर मॉडल है। अब जो कैंप हमारे ईओ साहब या एईओ साहब के माइंड में आया, ये ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर मॉडल है। चेयरमैन सर बोले देखो ये सब लोग एजुकेटेड आदमी हैं, इनको अगर थोड़ा पुश करेंगे तो इन लोग रफ्तार में निकल जाएंगे। हम वो उम्मीद से आपका सिलेक्शन हुआ, वो उम्मीद से आपसे उम्मीद लगा के आपको भेज रहे। लास्ट ईयर की जो कॉम्प्लिकेशंस थे, ये ईयर वो कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए ये सारे चीज़ें की जा रही। ये कॉम्प्लिकेशंस यानी मीडिया का, इसका, उसका, सब नौटंकी थी, वो छोड़ दीजिए, वो सब हो गया। अब जो है उसको सुधारेंगे और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडल देने की कोशिश करेंगे। यानी इसलिए आप लोगों को ये समझिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग सेलेक्ट हुए। 180 लोग में से 200 में से सिर्फ 46 सेलेक्ट होना, इसका मतलब द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसमें सेलेक्ट हुए। एग्जाम का परफॉर्मेंस, इंटरव्यू का परफॉर्मेंस अच्छा था इसलिए सेलेक्ट हुए। समझ में आया ना? ठीक है। टीम आपके पास अराइव होती, जो भी आप इमरजेंसीज को आप कॉल करें, वो टीम अराइव होने के बाद जियो सीधे करवट उनको इस तरीके से लिटा देना। लिटा दे के आप उनको जो भी तसल्ली देना है, दिलासा देना है, आप उनको दे देना। मेडिकल टीम इमरजेंसी जो भी आपके पास अराइव हो रही, अराइव होने के बाद इनको जो है ना उनके हैंडओवर कर देना। अब सीपीआर के भी जो है देखिए, ये जो हम डिस्कस करें जनरली, ये जो है ना हम अडल्ट का तरीका डिस्कस करें। सीपीआर में भी 3 तरीके होते हैं, अडल्ट का, चाइल्ड का, इन्फेंट का। अडल्ट अबव 15 ईयर्स, डॉक्टर साहब बच्चे नहीं हैं, लेस देन 12 ईयर्स आपने बताई है, छोड़ दी। तो इसीलिए हम जो है ना बड़ों का ही बताए। तो ये याद रख लेना, मगर बच्चों को रहा तो जो है ना हम दो हाथ से दे रहे हैं, बाकी सब प्रोसेस सेम रहता। बच्चों का रहा तो 1 हाथ से देते हैं, इन्फेंट का रहा तो 2 उंगली से देते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब ये जो राइट लैटरल पोजीशन अपन ले रहे हैं ना, ऐसा करवट जो पलटा रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्यों पलटाना है इसको? जब पल्स आ गया तो आपको राइट लैटरल पोजीशन, जब तक आपकी एम्बुलेंस इमरजेंसी टीम नहीं आती, आपको उसको राइट लैटरल पोजीशन पे ही रखना है। क्यों रखना? जब आप सीपीआर दे दिए, जब आप उसकी पंपिंग चालू कर दिए, तो बगल में हलक के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन शुरू हो जाते। सिक्रीशंस यानी थूक बनना, बलगम बनना शुरू हो जाता। वो बलगम, वो थूक जो है और उसके सिक्रीशंस फेफड़ों में नहीं जाने के लिए राइट लैटरल पोजीशन पे रखना है। अगर उन्हें एस्पिरेट कर लिया, वॉमिटिंग निकल गई और वो फेफड़ों में चले गई, तो आप कितनी भी मेहनत करो नहीं बचता। आप उसको टाइम पे हॉस्पिटल भी ले जाए तो नहीं बचता। एक बार एस्पिरेशन हो गया तो बचना मुश्किल है। हमारा ये इंपॉर्टेंट माइंड में रहना कि भाई मैं तेरा अपना बलगम तुझे निगलने नहीं दूंगा। यानी आप राइट लैटरल उसको ले लिए और उसको राइट लैटरल से पलटाने नहीं देना। होना है तो आप ठहर जाओ, उसको दोनों पैरों के बीच में लिटा के आप ऐसा ठहर जाओ। उन्हें ऐसा लेटना भी चाह रहा तो नहीं कर सकता। समझ में आ रहा आपको? उसके चेस्ट को टाइट पकड़ लो आप। अब जब तक टीम नहीं आती आप उसको टाइट पकड़ लो। समझ में आया? ठीक है। हज इंस्पेक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीपीआर के ताल्लुक़ से किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, कब देना है, कैसा आइडेंटिफाई करना है, डॉक्टर साहब तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में ऑलरेडी बता चुके हैं। बजाय तमाम डिटेल्स बताने के मैं कुछ बेसिक टेक्निक्स बताऊंगा जो बेसिक लाइफ सेविंग स्किल हर आदमी के लिए ज़रूरी है, आना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम रहेंगे, हमारे सामने अगर कोई सीन अगर हमारे सामने पेश आ रहा जहाँ पे सीपीआर की ज़रूरत है, तो हमको उसके बेसिक टेक्निक्स मालूम होना चाहिए। क्योंकि बेसिक टेक्निक्स अगर हमको मालूम नहीं है तो उमूमन लोग क्या होता है कि जो है ना जो देखते उसी को रिपीट करने जाते हैं। हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं रहने की वजह से हम गलत अंदाज में जो है ना सीपीआर को परफॉर्म करते हैं। तो सीपीआर कब देना है, कैसा देना है, क्या स्टेप वाइज हमको फॉलो करना है,
तो उसको एक आसान तरीक़े से हम समझने की, क्योंकि इंसान को स्टेप्स याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि बेसिकली हम सब लोग तो जो है ना एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ताकि स्टेप वाइज चीज़ें हमको जो है ना याद रहे, तो हम उसको याद रखने के लिए एक आसान तरीक़ा हम फॉलो करेंगे, जिसको बोलते हैं कि जो है ना डॉक्टर ABC। डॉक्टर ABC अगर आपको याद रह गया तो आप CPR स्टेप वाइज आप जो है ना फॉलो कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो D स्टैंड्स फॉर डेंजर। तो डेंजर का मतलब क्या है? डेंजर, अगर आपके सामने कोई सीन अगर आ जा रहा, तो सीन सेफ्टी आपको पहले क्या देखना है? सीन सेफ्टी देखना है कि कैजुअलिटी को जो है ना कोई सेफ साइड एक फ्लैट सरफेस पे लेके चले जाना है। ये सीन सेफ्टी का ये मकसद है कि जो है ना आप अपने जान को धोखे में, यानी आप अपने लिए भी डेंजर सिचुएशन कोई अगर क्रिएट है वहाँ पे, तो वैसे उसमें आप अपने आप को भी नहीं डालना है, साथ में कैजुअलिटी को भी नहीं डालना है। ये डेंजर का मतलब ये है कि जो है ना सीन सेफ्टी, उन कैजुअलिटी की भी सेफ्टी रहना और सेम टाइम में आपकी अपनी भी सेफ्टी रहना। अब R स्टैंड फॉर रेस्पॉन्स। तो इमीडिएट हमको जो है ना कैजुअलिटी की रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स हम कैसे चेक करेंगे? रेस्पॉन्स हम जो है ना कैजुअलिटी को अगर हमको नाम मालूम है कैजुअलिटी का, तो हम जो है ना उनके कॉलर बोन, ये हिस्से को बोलते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन पे हम जो है ना उनको टैप करेंगे। टैप करके अपना मुंह उनके कान के करीब लेके जाके, अगर हमको उनका नाम मालूम है तो हम ज़ोर से उनका नाम पुकारेंगे, वरना हम उनको जो है ना हाजी साहब आर यू ओके, हाजी साहब, हम इस तरीके से कॉलर बोन पे हम उनको टैप करेंगे। टैप करने से अगर उनका कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा तो वेल एंड गुड, अगर रिस्पॉन्स अगर मिल रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो इमीडिएट आपको क्या करना है? ए जिसको हम बोलेंगे कि एयरवेज। एयरवेज टैप करने के बाद अब हम ओपन एयरवेज किस तरीके से ओपन करेंगे? हम जो है ना थोड़ा जो है ना उनकी मुंडी को जब हम फ्लैट सरफेस पे लिटा दिए, रेस्पॉन्स चेक कर लिए, सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब और डॉक्टर साहब और हमारे शरीफ साहब, इरफान शरीफ साहब का और सबको, और मेरे खादिमुल हज इंस्पेक्टर्स को मेरा सलाम। और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो भी देखें और ये बहुत ही अच्छा करेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आएगा और आप लोग इंशाल्लाह पूरे अच्छे हेल्दी हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि मैं बहुत अच्छी मिलिट्री तैयार करा हूँ। आप लोग भी हमारी उम्मीद को क़ायम रखिए, इंशाअल्लाह ज़रूर। आपसे उम्मीद है मेरे को कि थोड़े छोटे मोटे शिकायतें पूरे होते रहते हैं। हम 100 आदमी को 150 आदमी को एक साथ तो ये नहीं कर सकते, अपन सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। छोटे मोटे शिकायतों का हम भी कुछ ये नहीं करते। आप लोग, आपको शरीफ साहब भी कभी भी मैसेज डाले तो एक जगह जमा होने के लिए जमा हो जाइए, वहाँ पर शरीफ साहब भी रहेंगे। और ये प्रोग्राम रखने के लिए हमारे चेयरमैन साहब बहुत ही जुस्तजू थी इनकी रखने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए, और पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसा नहीं बताते, आप लोगों को बताए हैं। आप सब लोगों से बहुत उम्मीद है आप लोग किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आने देंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर।